Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is सैयद इनायत. सो डियर्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स में से है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 1937 इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन. आज का जो गाइस मेरा लेक्चर है वो 1937 के जो हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल उसी पर है. सो डियर्स, इसको फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी कहते हैं. दरअसल हुआ क्या, ये बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ. दरअसल हुआ क्या कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी तीनों, वो 1913 से लेकर 1932 के बीच में हुई. इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो भी उस वक़्त रिकमेंड किया गया उसे मिला जुला कर उसे कंबाइन करके मार्च 1933 को एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया. इस वाइट पेपर पर जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उसने बहुत सारे डिसीजंस हुई, कई सारी डिबेट्स की गई, इसी पर डिबेट्स हुई. और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो 1913 का एक्ट था उन सब के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बनाया गया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसकी सबसे जो स्पेशल बात यही थी, उसकी ख़ास बात यही थी कि इस एक्ट में जो प्रोविंसेस है उसको ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि प्रोविंशियल्स को ऑटोनॉमियस बना दिया गया. यानी कि जो इंडियन एक्ट था 1935 का, उसने पहली बार मुल्क में जो प्रोविंशियल्स ऑटोनॉमी है ना उसको इंट्रोड्यूस कराया था. अब जो हैरी प्रोविंसेस है उसमें जो गवर्नर जो है वो इलेक्शंस के बेस पर चुनकर आई थी. तो इस वक्त में मिलकर जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें 1913 को इलेक्शंस उन्हीं 11 सूबों में स्टार्ट हो गई और बाकी में नहीं हुई. दरअसल नहीं हुई इसी वजह से क्योंकि वो प्रिंसेस के स्टेट थी, यानी कि शहजादों की वो स्टेट थी. वो लेनलेथको ने बहुत स्ट्रगल की थी कि उनको मिला दिया जाए, यानी कि उनको कंबाइन किया जाए, लेकिन वो कंबाइन नहीं हुए. अगर वो होते तो सबसे पहले उन्हें साइन करना पड़ता, फिर वो इलेक्शन में आते. सो जो इलेक्शन है वो स्टार्ट हो गई. बेसिकली जो 1935 का जो एक्ट था ना उसमें पहले बहुत ही, यानी कि बहुत डिक्रीजिंग लेवल पर और लिमिटेड लोग के पास वोट देने के राइट्स थे. लेकिन अब 1935 का जो एक्ट है ना उसके बाद 1930 के एक्ट में बहुत ही लिमिटेड लोग थे, लेकिन उसके बाद 1935 के एक्ट के बाद अराउंड 3 करोड़ लोगों को वोट देने के राइट्स मिल गए, उनको राइट्स दिए गए, जो कि अगर देखा जाए उस वक़्त जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से 19% वो पॉपुलेशन में अराउंड 3 करोड़ आते हैं. पुरज़ोर शोर से इलेक्शंस शुरू हो गए. सो गाइस, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. जो सूबाई इंतखाबात थे उसमें जो ब्रिटिश हिंदुस्तान में जो सूबाई इंतखाबात थे ना वो 1936 को 1937 के उस वक़्त, यानी कि सीज़न विंटर का था, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना उसके लाजमी तौर पर मुनक्कद हुई, यानी कि उसके बाद इसको लाजमी तौर पर मुनक्कद होना था. और ये सर्द मौसम में स्टार्ट हो गए इंतखाबात दरअसल हुए ही सिर्फ 11 सूबों में मुनक्कद हुए, जिनके नाम यही हैं, लिखे हुए हैं, जैसे मद्रास है और जो सेंट्रल प्रोविंसेस हैं, बाहर है, उड़ीसा है, मुत्तहदा सूबे हैं, मुंबई है, प्रेसिडेंसी है, असम है, सरहद है, बंगाल, पंजाब और सिंध. और जो यानी कि ये प्रोविंसेस थे जिसमें इलेक्शन स्टार्ट हुई, बाकी में नहीं हुई. तो वो प्रिंसेस के स्टेट थे ना उनमें नहीं हुई. जो फाइनल रिज़ल्ट हुआ ऑफ द इलेक्शंस का, जो फाइनल उस वक्त रिज़ल्ट हतमी नताइज का जो ऐलान किया गया ना वो फरवरी 1937 में हुआ. सो जो कांग्रेस थी ना उन्होंने 8 सूबों में अपनी अथॉरिटी जमा ली, यानी कि इंतखाबात में अपना जो इक़्तिदार है ना उसमें आई 8 सूबों में.
पंजाब और सिंध तो उसी में हैं। सो जो मुस्लिम लीग है ना, उसने किसी भी सूबे में, कोई भी सूबा था ना, कोई भी ऐसा सूबा नहीं था जहाँ पर उसकी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई हो। हुकूमत बनाने में वो किसी भी सूबे में नाकाम रह गई। सो जो कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ थे जो कांग्रेस के वजारतों ने अक्टूबर और नवंबर को 1939 में वायसराय लॉर्ड लेंथगो को की तरफ से 1937 को कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ थे उन्होंने अक्टूबर और नवंबर को 1939 में वायसराय जो लॉर्ड था लेंथगो, उसकी तरफ से जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक थी उस वक़्त, जो अवाम थी, उससे एक सुजेशंस किए बगैर, विथआउट सुजेशंस, उसके बगैर ही दूसरी जो आलमी जंग उस वक़्त स्टार्ट हो रही थी। सो उसमें हिंदुस्तान को जंगजू करार देने के यानी कि इक़्तिदार के ख़िलाफ़ एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। किसने? कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने बिना पूछे पब्लिक से सुजेशंस किए बगैर, दूसरी जंग स्टार्ट हो रही थी तो उनको यानी कि जंगजू देने के करार में उन्होंने क्या किया कि एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। सो अब सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रेट। सो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोट की। सो ऐसे है कि जो गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो 1935 था, जो कानून साज कौंसल थी उस वक़्त, जो लेजिस्लेटिव कौंसल थी, उसमें क्या हुआ कि 1935 ने हक राही दही की हासिल अफराद की तादाद में इजाफा किया। यानी कि वोट देने वालों के जो उस वक़्त वोट, मैंने कहा कि वही दे सकते थे, एक लिमिटेड, एक डिक्रीजिंग लेवल पर लोगों को वोट देने का राइट्स था। लेकिन क्या हुआ कि उसमें या उसके बाद यानी कि अराउंड 3 करोड़ लोगों के यानी कि उनको राइट्स मिल गए कि वो हक यानी कि तादाद में इजाफा किया गया, या उनको हक है कि वो अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं। तकरीबन 3 मिलियन अफराद मीन्स के अराउंड 3 करोड़, जिनमें कुछ जो ख़वातीन भी शामिल थी उस वक़्त, इसमें वुमेन्स भी शामिल थी। वोटिंग का जो हक हासिल किया गया उस वक़्त, जो राइट्स था वोटिंग का, ये तादाद हिंदुस्तान में जो बालिग थे ना, उनका छठा हिस्सा है। अगर उनका देखा जाए तो ये 6% उनका हिस्सा है एज अ एडल्ट मैन का। सो इस एक्ट में, ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी अहलियत यानी कि जायदाद की जो अहलियत थी, जैसे कि ज़मीन की मिल्कियत हो गई, और किराए पर जो मुबनी एक महदूद बालिग का जो वोट देने या फ्राहम करना है, इसी वजह से जो उस वक़्त जो विलेज के इलाके में जो ज़मींदार थे और अमीर किसानों की हिमायत की गई। इसमें यानी कि पहले ऐसे था कि जिसके एज अ रिच मैन को आई थिंक वोट दिया जाता था ना, या वोट देने का राइट्स उसके पास था, किसी ज़िम्मेदार के पास नहीं था, किसी गरीब के पास वोट देने का नहीं था। तो 1935 में उनकी हिमायत की गई, ज़मींदारों की मदद की गई, जो देहात में जो लोग थे उनको वोट देने के राइट्स मिल गए। एज अ बालिग को, जिनका किराए पर मुबनी यानी कि कोई दुकान वगैरह था, उनको भी राइट्स दिए गए कि वो भी अपना वोट दे सकता है। सो उसमें ज़मींदार, अमीर और जो फार्मर थे उनकी हिमायत की गई 1935 के एक्ट में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्शंस कैंपेन एंड रिज़ल्ट। सो इलेक्शंस कैंपेन एंड रिज़ल्ट में जो उस वक़्त इंतखाबी इलेक्शंस मुहिम हुई और उसका जो नताइज हुआ, दरअसल ऐसे है कि 1936 के जो लखनऊ शहर में, यानी कि लखनऊ शहर में जो मुनक्कद होने वाले अपने जलसे में, एक बड़ा मुनक्कद होने वाला अपने जलसे में, कांग्रेस पार्टी ने एज अ पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर नौ मुंतखब नेहरू की जो मुखालफत के बावजूद, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो नेहरू को यानी कि मुखालिफ थे, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट बनाने के लिए, एज ए सदर बनाने के तौर पर पार्टी का 1937 में होने वाले जो इलेक्शंस थे, जो इलेक्शंस एज ए प्रोविंशियल इलेक्शंस थे,
उसमें हिस्सा लेने पर उन्होंने तो रजामंदी जाहिर की। सो जो इलेक्शंस थी उसमें गांधी की क़यादत में सेवल नाफरमानी की तहरीक के ज़रिए, किसमें, एज अ सेवल यानी कि डिसओबीडियंस मूवमेंट के तौर पर, उनके साख बढ़ाने के साथ, उनका यानी दिल जीतने के साथ, उनके साथ खड़े रहने के साथ, उनकी साख बढ़ाने के साथ उनका एक मजबूत मौक़िफ़ था। सो इलेक्शंस के ज़रिए जो कांग्रेस है उसने अपने जो पब्लिक्स थी उस वक़्त, उनकी जो तहरीक थी उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में तब्दील करने की बहुत स्ट्रगल की। लेकिन कांग्रेस ने उस वक़्त शानदार, एक कांग्रेस को अगर देखा जाए एक फंटास्टिक, उस वक़्त उसने फ़तह में तकरीबन कांग्रेस ने एक शानदार फ़तह की और तकरीबन 1500 में से 758 जो सीट थी उसने हासिल की। किसने? कांग्रेस ने। तकरीबन यहाँ 1500 लिखा हुआ है स्लाइड में, दरअसल 1585 सीट थी, जिसमें से यानी कि रिज़र्व फॉर मुस्लिम्स के लिए 482 सीट थी आई थिंक्स। फिर इस 1500 में से 758 जो सीट थी वो तो कांग्रेस ने हासिल कर ली, एक फंटास्टिक फतह थी, कंक्योर्ड थी। सो जो 7 उस वक़्त सूबाई हुकूमतें बना ली, 8 सूबाई हुकूमतें बना ली। फिर कांग्रेस ने क्या किया, जो उसके मुत्तहदा सूबों में हुकूमतें बनाई, उसने क्या किया कि मुत्तहदा जो उसके सूबे थे उसमें उन्होंने गवर्नमेंट अपनी बनाई। जैसे कि 5 यही है, यानी कि यूपी हो गया, यूपी हो गया, सीपी हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया। यानी इसमें 704 थे, 1585 से 704 एंड 30 फ्राम 48 रिजर्व सीट। यानी कि जो सीटें थी 485 सीट थी वो किसके लिए थी? एज ए मुस्लिम के लेवल पर थी, उनके लिए, रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स के लिए थी। जो मुस्लिम लीग थी ना उसने बंगाल में से 15 सीट्स उठाई। कितनी? 15 सीट्स उसने सिर्फ बंगाल में से उठाई। और NWFP मीन्स के रिप्रेजेंटेशंस नाउ खैबर पख्तूनख्वा उसमें से 2 और सिंध में से 20, यानी के तौर पर अगर देखा जाए तो टोटल यानी कि 450 यानी कि 85 सीट थी इसके लिए, रिजर्व फॉर मुस्लिम के लिए। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि 108 सीटें उठाई। दरअसल ये जो कांग्रेस था ना वो नंबर 1 पर उस वक़्त जीत हासिल हुई। किसको? एज अ कांग्रेस को नंबर 1 पर जीत हासिल हुई उस वक़्त। और दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग को, जिसने टोटल सीट 106 या 108 पर उठाई। लेकिन मुसलमानों के लिए अक्सर यानी कि एक बड़ी गमगीन बात थी ना, एक बड़ी अफसरदगी की बात थी कि 482 में से 106 या 108 उन्होंने उठाई हैं सीटें। तो बड़ी एक अफसरदगी की ये एक बात है ना मुसलमानों के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशंस ऑफ प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट। फॉर्मेशंस ऑफ प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट, जो सूबाई हुकूमत की उस वक़्त तश्कील थी और स्ट्रक्चर्स था, उसमें ऐसे है कि जो 5 प्रोविंसेस था, जैसे यूपी है, सीपी है, मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, उस पर किसने की हुकूमत? हिंदुस्तान ने ही की, यानी कि कांग्रेस ने ही की। इन तो 5 पर तो उसने अपनी गवर्नमेंट जमा ही ली। और NWF पर कंबाइंड गवर्नमेंट विथ, यानी कि खिदमतगार पार्टी, यानी कि मुस्लिम लीग ने जीत तो हासिल की लेकिन जो एक्स्ट्रा सीट थी वो भी मुसलमानों ने, हमने कहा कि 2nd पोजीशन मुस्लिम लीग ने हासिल की। दरअसल मुस्लिम लीग की जो पार्टीज़ थी ना वो नहीं, लेकिन दूसरे सिर्फ मुस्लिम लीग की तो एक पार्टी नहीं थी ना, हर एरिया के हिसाब से, इलाके के हिसाब से अलग अलग पार्टीज़ थी, लेकिन उनकी एक बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी। सो NWFP में जो खिदमतगार पार्टी थी उसने NWF पर को मिलाकर हुकूमत की। फिर सिंध पर यूनिटी पार्टी ने एज अ गवर्नमेंट की, यूनिटी पार्टी ने। फिर बंगाल पर यानी कि लीडर्स मुस्लिम थे बट नॉट, यानी कि बंगाल पर जो हुकूमत थी ना वो किसने की? कल्यूजन्स,
यानी कोलिशंस पार्टी ने उस पर हुकूमत की, किस पर? बंगाल पर। लेकिन वो लीडर्स जो थे वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वो एक्स्ट्रा मुस्लिम थे, वो यानी कि वो दूसरे मुसलमान थे। और यूपी पर कांग्रेस पुट डिमांड, यानी कि उस पर मुस्लिम लीग ब्रोड थी। यूपी जो है उस वक़्त उस पर कांग्रेस ने मुतालबात पेश किए, अपने डिमांड्स रख दिए। सो जो मुस्लिम लीग थी उसके बोर्ड को तहलील करें, उसके बोर्ड को क्या करें? तहलील करें, बढ़ा चढ़ा कर लिखें करें। सो एमएल जो थे उस पर, यानी कि मेंबर विल वर्क जॉइंटली, एमएल के जो अरकान थे उस वक़्त मुश्तरका तौर पर काम करेंगे ना, एक किस्म का उस पर एमएल पर काम करेंगे। और जो एमएल है उसके मेंबर यानी कांग्रेस से होंगे लेकिन वफादार होने चाहिए, एमएल पर कांग्रेस के हों लेकिन हों लॉयल, वफादार रहें। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट काजेज ऑफ फेलियर्स। सो काजेज ऑफ फेलियर्स में ऐसे है कि जो इसके काजेज थे उसमें क्या था कि शॉर्ट टाइम फॉर मुस्लिम लीग के लिए ये एक शॉर्ट टाइम था, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये स्टार्ट हो गए ना, 1935 के बाद फिर ये जल्दी स्टार्ट हो गए, तो बहुत ही कम अरसा मुस्लिम लीग को मिल गया। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग बिहाइंड चली गई, पीछे गए, रिटर्न हो गई। फिर सेकंड पर पंजाब मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट, जो पंजाब के उस वक़्त मुस्लिम लीग थी ना, सो वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसने कोई सपोर्ट वगैरह नहीं की, इसीलिए मुसलमान की अक्सरियत यानी मुसलमान ने सीट्स हासिल नहीं की लीग ने। कॉम्पिटिशन्स विथ मुस्लिम लीग पार्टी, यानी कि मुस्लिम लीग का एज अगर देखा जाए तो उसका एक्स्ट्रा पार्टी से और दूसरी अदर्स पार्टी से उसकी कॉम्पिटिशन्स होनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त क्या हो गया कि मुस्लिम का मुस्लिम पार्टी से कॉम्पिटिशन्स होना स्टार्ट हो गया, ना कि ब्रिटिश से, इसी वजह से भी वो फेलियर हो गए। सो ऐसे है कि जो हार्डियर फॉर मुस्लिम इलेक्शंस कैंपेन थे जो उस वक़्त, यानी कि मुस्लिम इलेक्शन में बहुत सी रुकावटें आ गईं, बहुत सी ना, यानी कि एक शॉर्ट टाइम मुसलमानों को मिल गया, मुसलमानों के लिए मुसलमान यानी कि मुस्लिम के साथ मुस्लिम कंपटीशन कर रहे थे, ना कि ब्रिटिश वगैरह। तो इसी वजह से बहुत सी रुकावट आ गई, पंजाब के मुसलमानों ने इसे सपोर्ट नहीं किया, तो मुस्लिम लीग नहीं यानी कि दूसरे लीडर ने हुकूमत की। सो ब्रिटिश सपोर्ट टू कांग्रेस, जो ब्रिटिश थी वो सपोर्ट ही कांग्रेस को कर रही थी, न कि मुस्लिम लीग को। हाँ, मुस्लिम लीग को कुछ कांग्रेस सपोर्ट करती तो मुस्लिम लीग हो सकता था कि चढ़ जाए, यानी कि उरूज पर, प्राइम पर आ सकती थी, लेकिन ब्रिटिश सपोर्ट ही कांग्रेस को कर रही थी, इंडियन को। इसी वजह से फिर जो खिदमतगार जो थी उसने NWFP पर हुकूमत कर ली ना, ये भी एक पार्टी थी, खिदमतगार, खुदा खिदमतगार मुसलमानों की पार्टी थी। लेकिन मैंने बताया ना कि उस वक़्त मुसलमानों के साथ कॉम्पिटिशन्स थी, ना कि हिंदुओं के। ये भी एक बड़ा सबब एक फेलियर के तौर पर हुआ कि उन्होंने खुद के साथ अगर मुत्तहद होते तो वो शायद जीत जाते, यानी कि कुछ सीटें हासिल कर लेते, अचीव कर लेते, लेकिन उनका मुकाबला खुद से ही था, तो इसी वजह से वो फेलियर में आ गए। ये थे काजेज़ ऑफ फेलियर्स जो मैंने बताया। सो आज का लेक्चर डियर्स यहीं पर था। सो आप लोगों से एज ए सपोजिशंस के तौर पर और रिक्वेस्ट के तौर पर कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। सो आज का मैं इख्तिताम इसी टॉपिक पर करता हूँ। सो थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।